नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रतीक्षा चहल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रामीण विकास पर केंद्रीय बजट के सकारात्मक प्रभाव पर वेबिनार को संबोधित किया। पीएम मोदी ने आसान भाषा में समझाया कि इस बार के आम बजट में गांव में रहने वाले लोगों को क्या कुछ मिला। उन्होंने ये भी समझाया कि इस बार का बजट कैसे गांव के लोगों की जीवन शैली में सुधार लेकर आएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना और ग्रामीण सड़क योजना से लेकर गांव में ब्रॉडबैंड संपर्क बढ़ाने जैसी केंद्र सरकार की विभिन्न महत्वाकांक्षी योजनाओं को पूरा करने के लक्ष्य को हासिल करना आम बजट 2022 में एक स्पष्ट खाका है। वेबिनार को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने बजट में घोषित वाइब्रेंट विलेज का भी उल्लेख किया और कहा कि देश के सीमावर्ती गांव में विकास में अहम भूमिका निभाएगा। पीएम मोदी ने कहा कि गांव की डिजिटल कनेक्टिविटी अब एक आकांक्षा भर नहीं है, बल्कि आज की जरूरत है। ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी से गांव में सुविधाएं ही नहीं मिलेंगी, बल्कि ये गांव में स्किल्ड युवाओं का एक बड़ा पुल तैयार करने में भी मदद करेगा। बीते 7 सालों में हमने देश के हर नागरिक, हर क्षेत्र के सामर्थ्य को बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं। देश के गांव और गरीब को पक्के घर, टॉयलेट्स, गैस, बिजली, पानी, सड़क जैसी बेसिक सुविधाओं से जोड़ने की योजनाओं का मकसद यही है। देश ने इनमें बहुत सफलता भी पाई है, लेकिन अब समय है इन योजनाओं के सैचुरेशन का, इनके 100% लक्ष्यों को हासिल करने का। इसके लिए हमें नई रणनीति भी अपनानी पड़ेगी। मॉनिटरिंग के लिए, अकाउंटेबिलिटी के लिए टेक्नोलॉजी का भरपूर उपयोग करते हुए नई व्यवस्थाओं को विकसित करना होगा। हमें पूरी ताकत लगानी होगी। साथियों, इस बजट में सरकार द्वारा सैचुरेशन के इस बड़े लक्ष्य को हासिल करने के लिए एक स्पष्ट रोडमैप दिया गया है। बजट में पीएम आवास योजना, ग्रामीण सड़क योजना, जल जीवन मिशन, नॉर्थ ईस्ट की कनेक्टिविटी, गांवों की ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी, ऐसी हर योजना के लिए यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बीजेपी के चुनाव प्रचार अभियान को धार देने में जुटे हैं। इसी कड़ी में उन्होंने अमेठी के तिलोई विधानसभा में रैली करके सपा और बसपा के साथ कांग्रेस को भी आड़े हाथ लिया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश में 2017 से पहले जब भी भर्तियां होती थी तो सैफई परिवार उनके लिए वसूली करता था, लेकिन हमने युवाओं को 5 लाख सरकारी नौकरी दी। समाजवादी पार्टी हमेशा अपने एजेंडे को लेकर चलती रही। सपा ही नहीं बल्कि कांग्रेस और बसपा राजनीति तो करते थे, लेकिन इन लोगों की राजनीति का आधार जाति, मत और धर्म हुआ करता था। सीएम ने कहा कि आज तिलोई को एक मेडिकल कॉलेज भी मिल गया। उस मेडिकल कॉलेज का हमने शिलान्यास किया। समाजवादी ये मेडिकल कॉलेज नहीं दे सकते थे क्योंकि उनके पास विकास करने का दृष्टिकोण ही नहीं है। बीजेपी की सरकार की उपलब्धियां गिनवाते हुए सीएम ने कहा कि अवैध बूचड़खानों को पूरे तरीके से बंद कर दिया है और अब हम गौमाता का वध नहीं होने देंगे और हम किसानों के खेतों को आवारा पशुओं से भी बचाएंगे। सीएम योगी ने कहा कि आवारा पशुओं को गोद लेने और उनकी देखभाल करने वाले किसानों को हम हर महीने 900 से 1000 रुपए देंगे और बीजेपी एक विचारधारा वाली पार्टी है जिससे लाखों लोग जुड़े हैं। मैं पूछना चाहता हूं, समाजवादी पार्टी जब सत्ता में आई थी 2012 में उसने निर्णय क्या लिया था? भाइयों बहनों, उसने पहला निर्णय लिया था हमारे आराध्य भगवान श्री राम के मंदिर पर हमला करने वाले आतंकवादियों के मुकदमों को वापस लेने का। पहला निर्णय समाजवादी पार्टी का आतंकवादियों के लिए समर्पित था।
चाहे वह आतंकवादी अयोध्या पे हमला करने वाले रहे हो, संकट मोचन मंदिर पर हमला करने वाले रहे हो। संकट मोचन मंदिर पर जब हमला हुआ था 28 निर्दोष लोग मारे गए थे। लखनऊ, वाराणसी और अयोध्या की कचहरियों पर हमला हुआ था, 15 से ज्यादा वकील मारे गए थे। गोरखपुर में, कानपुर में, बिजनौर में सीरियल ब्लास्ट हुए थे। रामपुर में सीआरपीएफ कैंप पर हमला हुआ था। और इन सभी आतंकी हमलों के लिए जिम्मेदार आतंकवादियों के मुकदमों को समाजवादी पार्टी ने वापस ले। अमेठी पहुंची प्रियंका गांधी ने जनसभा को संबोधित किया और कहा कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा नौजवान हैं जिनका हर चीज का हुनर है। खेती भी अच्छी होती है, लेकिन आज की परिस्थितियों को देखकर कुछ होता है और दुख लगता है कि ऐसे आप लोगों को पैसे, कितने लोगों को रोजगार नहीं मिला है इस 5 साल में। और 5 साल बीत गए, 12 लाख पद खाली पड़े हैं, लेकिन अभी तक नौकरियां नहीं मिली। अमेठी पहुंची प्रियंका गांधी ने सरकार पर जहां जमकर निशाना साधा, तो कई और मुद्दों को लेकर दूसरी पार्टियों को भी घेरती नजर आई। चौथे चरण का मतदान जारी है और इस बीच में दिग्गजों ने वोट डाला। तमाम तस्वीरें आपको दिखाएंगे। सबसे पहले नजर डालते हैं 10 ऐसी तस्वीरों पर। पहली तस्वीर में राजनाथ सिंह को आप देख रहे हैं, दूसरी में मायावती, तीसरे में दिनेश शर्मा, चौथी तस्वीर सतीश चंद्र मिश्रा की, 5वीं मोहसिन रजा की, साक्षी महाराज छठी तस्वीर में, राजेश्वर सिंह 7वीं तस्वीर में, वहीं 8वीं तस्वीर में ब्रिजेश पाठक हैं, महेंद्र सिंह है 9वीं तस्वीर और 10वीं तस्वीर में पंकज सिंह है। नोएडा से उम्मीदवार हैं पंकज सिंह, उन्होंने भी वोट डाला है। चौथे चरण में दिग्गजों ने वोट डाला। तमाम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पे, आपकी तस्वीरें, जहां लगातार आज चौथे चरण का मतदान जारी है। 59 सीटों पर मतदान हो रहा है 9 जिलों की, और सबसे ज्यादा दिग्गजों का जमावड़ा लखनऊ में जुड़ा, जहां पर राजनाथ सिंह, मायावती, दिनेश शर्मा समेत तमाम बड़े नेताओं ने वहां पर अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। अभी भी मतदान जारी है, कुछ और देर का ये मतदान का सिलसिला है जिसमें मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। उससे पहले दिग्गजों की तरफ से वोट डालकर अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर लोगों से भी अपील की गई कि वो भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें। बहुत कम समय लोगों के पास बच गया है। अगर आपने अभी तक वोट नहीं डाला है तो जाएं अपने बूथ पर, अपने मतदान केंद्र पर पहुंचे, मतदाता के तौर पर वहां पहुंचकर अपने कर्तव्य का निर्वहन करें और मताधिकार का इस्तेमाल जरूर करें और सरकार बनने में अपनी भागीदारी जरूर दें। फिलहाल 10 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर में राजनाथ सिंह, दूसरी में मायावती, तीसरी में दिनेश शर्मा, तो वहीं सतीश चंद्र मिश्रा, मोहसिन रजा, साक्षी महाराज, राजेश्वर सिंह, ब्रिजेश पाठक, महेंद्र सिंह, पंकज सिंह, ये तमाम तस्वीरें जहां पर तमाम बड़े नेताओं की तरफ से अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सरकार बनने में अपनी भागीदारी जो है वो दी गई। आपको बता दें कि 59 सीटों पर मतदान हो रहा है आज 9 जिलों की। चौथा चरण है यूपी में चुनाव का। 7 चरण में यूपी में चुनाव होना है। 10 मार्च को नतीजे आएंगे और आज 600 से ज्यादा उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद हो जाएगा। थोड़ी ही देर में मतदाताओं की तरफ से उनके भविष्य का फैसला ईवीएम में कैद कर दिया जाएगा। हालांकि अभी तक मतदान का प्रतिशत जिस तरीके से बढ़ रहा है, उम्मीद है कि अभी और बढ़ेगा। 3 बजे तक सीतापुर में 49.18% मतदान हुआ था और अब उम्मीद है कि 6 बजे तक जो मतदान के आंकड़े, हालांकि उन्हें आने में देर लगेगी, लेकिन जब आंकड़े आएंगे तो उम्मीद ये है कि जो है इस बार फीसद और ज़्यादा बढ़ेगा और किस तरीके से जनता का रुझान इस पूरे मतदान को लेकर होगा वो भी साफ हो जाएगा कि आखिर कहाँ पर कितने फीसदी मतदान 6 बजे तक हुआ है, मतदान खत्म होने तक कितना मतदान वहाँ पर हुआ है। खबर लखनऊ से है, जहां पर एक मतदाता लिस्ट में अनोखा कारनामा सामने आया, जहां वोटर लिस्ट में महिला का नाम इस कारण नहीं है कि वो महिला मर चुकी है, जबकि महिला असल में जिंदा है और महिला को अधिकारियों ने ये कहकर वोट डालने से मना कर दिया कि वो मर चुकी है। तो आप देख सकते हैं किस तरीके की लापरवाही यह वोटर लिस्ट में सामने आई है। जिंदा महिला को मरा हुआ बताकर वोटर लिस्ट से उसका नाम गायब कर दिया गया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कागजों में जब महिला जिंदा है तो वो कैसे अपने आप को वहां पर नहीं पा रही है वोटर लिस्ट में। अनोखा कारनामा। और वैसे ये कोई ऐसी पहली तस्वीर नहीं है जो इस चुनाव के दौरान सामने आई है। ऐसी ही बहुत जगहों से तस्वीरें सामने आई थी जहां पर जो मतदाता हैं
उनका नाम वोटर लिस्ट में नहीं था, जबकि उनके पास डॉक्यूमेंट्स होने के बावजूद भी, कागजों में उनके नाम होने के बाद भी किसी को मृत घोषित कर दिया गया, कहीं और किन्हीं कारणों से वोटर लिस्ट में नाम नहीं। और लखनऊ का तो ये मामला अजीबोगरीब ही है, जहां पर जिंदा महिला जो बता रही है कि भाई मैं जिंदा हूं, लेकिन वोटर लिस्ट में उसका नाम गायब है, कागजों में उसको मृत घोषित करके उसको वोट देने के अधिकार से वंचित कर दिया गया। इस तरह की लापरवाही जब भी चुनाव होते हैं अक्सर सामने आती है, और ये बार बार उस प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल खड़े करती है कि आखिर बार बार आयोग दावे करता है, ये कहा जाता है कि किसी भी मतदाता को उसके अधिकार से वंचित नहीं रहने दिया जाएगा, कोई परेशानी होगी उसको सॉल्व कर दिया जाएगा, लेकिन लखनऊ से ये जो तस्वीर सामने आई है ये एक बार फिर उन दावों और वादों की पोल खोल रही है जो चुनाव आयोग या तमाम प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से किए जाते हैं। जिंदा महिला को मृत बताकर उसके वोट के अधिकार से उसे वंचित रख दिया गया, कागजों में मृत पाया गया है इस महिला को, जबकि महिला जिंदा है। नमस्कार, जय हिंद। मैं अक्षय राय आप सभी का स्वागत करता हूं। लखनऊ सहित 9 जिलों में मतदान प्रक्रिया चल रही है, लेकिन इसी बीच एक महिला ने दावा किया है कि उनको वोट नहीं देने दिया गया क्योंकि वो मर चुकी हैं। जबकि महिला हमारे साथ मौजूद हैं, सादिका खान नाम है। क्या हुआ आंटी, क्या दिक्कत? उन्होंने कहा कि लिस्ट में आपका डिलीटेड लिखा है। मैंने कहा क्या मतलब है इसका? उन्होंने कहा इट मीन्स यू आर नॉट अलाइव, आप दुनिया में नहीं है। मैंने कहा मैं तो सामने खड़ी हूँ। कह रहे हमें क्या मालूम, जो लिस्ट में है वो हम बता रहे हैं और हम आपको वोट नहीं देने देंगे। तो एक साहब उधर जो बूथ पे थे वो गए, उन्होंने कहा मुझे नहीं मालूम वो कौन थे, तो उन्होंने कहा, तो उन्होंने कहा डीएलओ से मिलिए, डीएलओ से जाके मिले। उनका हम कुछ नहीं कर सकते, अगर लिस्ट में लिख दिया डिलीटेड तो इट मीन्स कि आप दुनिया में नहीं। अधिकारी भी मना कर रहे हैं इस बात से? सब ने यही कहा। डीएलओ कौन है मैं नहीं जानती, मगर उन्होंने ये कहा कि आप इसमें लिस्ट में डिलीटेड छपा हुआ है तो आप इस दुनिया में, दैट मीन्स आप दुनिया में नहीं हैं। दिलचस्प और चौंकाने वाला चीज़ है कि महिला हमारे सामने मौजूद हैं, लेकिन इनका दावा है कि इनको मतदान करने नहीं दिया गया क्योंकि इनकी मौत हो चुकी है कागजों में। लेकिन महिला हमारे साथ खड़ी हैं। देखना दिलचस्प होगा कि जिलाधिकारी और निर्वाचन आयोग इस पूरे मामले पर क्या फैसला करता है। कैमरामैन निहाल के साथ मैं अक्षय। देखा आपने किस तरीके से जिंदा महिला कागजों में मृत है और इसी वजह से वो अपने वोट के अधिकार से वंचित रह गई। खबर शाहजहांपुर से है, जहां डबल डेकर बस खाई में पलटने से बड़ा हादसा हो गया, जहां 2 दर्जन से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि बस में लगभग 150 लोग सवार थे। वहीं पुलिस राहत और बचाव का कार्य करने में जुटी हुई है। घायलों को लेने के लिए बंडा, सिधौली, पवैया, नेगोही अस्पताल की एम्बुलेंस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने पहुंचकर घायलों का हालचाल लिया। वहीं गंभीर स्थिति में जो घायल थे उनको जिला अस्पताल में रेफर कर दिया गया। बता दें कि पुवाया थाना क्षेत्र के गांव भटूरिया की घटना है, जहां पर बस बिहार से पंजाब की तरफ जा रही थी और इस बीच में शाहजहांपुर में ये पूरा हादसा हुआ। इस डबल डेकर बस में, जहां डबल डेकर बस खाई में पलट गई और इससे 2 दर्जन से ज़्यादा लोग घायल हो गए। हालांकि ये घायलों का आंकड़ा और भी ज़्यादा हो सकता था क्योंकि 150 से ज़्यादा लोग इस बस में सवार थे और ऐसे में जब डबल डेकर बस खाई में पलटी तो इससे और बड़े हादसे की जो आशंका कह सकते हैं। लेकिन फिलहाल जो पुलिस और बचाव टीम है उसकी तरफ से बचाव कार्य, रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है और उम्मीद है कि घायलों का आंकड़ा ये और ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। 2 दर्जन से ज़्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं जिनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस मौके पर पहुंचे और जो लोग हैं घायल हैं उनका हालचाल जाना और जिनकी स्थिति ज़्यादा गंभीर थी उन्हें जिला अस्पताल में रेफर कर दिया गया है। आपको बता दें कि बिहार से पंजाब की तरफ ये डबल डेकर बस जा रही थी जिस दौरान ये पूरा हादसा हुआ। खबर मुजफ्फरनगर के भोपा थाना क्षेत्र की, जहां मारपीट का एक वीडियो वायरल होने का सिलसिला फिर से सामने आया है। जहां एक बार फिर सिकंदरपुर गांव का मारपीट का वीडियो वायरल हो गया। वायरल वीडियो में एक युवक के साथ बुरे तरीके से मारपीट की गई है। डीजे पर डांस देख रहे युवक को जमकर पीटा गया। गांव वालों का आरोप है कि भोपा पुलिस ने मात्र 151 में से 2 युवकों का ही चालान किया। ग्रामीण पुलिसिया कार्रवाई से काफी जो गुस्से में है
और उनकी तरफ से लापरवाही का आरोप लगाया जा रहा है। मुजफ्फरनगर के भोपा थाना सीकरी चौकी के गांव सिकंदरपुर का ये पूरा मामला बताया गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि जो डांस देख रहा था ये लड़का और अचानक से दूसरा युवक उसे पीटने लगता है और ग्रामीणों ने ये कहा है कि इस तरीके का वीडियो ये वायरल हो रहा है और उसके बाद पुलिस की तरफ से कोई खास कार्रवाई इस पूरे मामले को लेकर नहीं की गई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कैसे युवक खड़ा है, डीजे पर डांस करते हुए लोगों को देख रहा है और अचानक से मारपीट करने लगते हैं सामने वाले लोग उसके साथ, और ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि अभी तक पुलिस की तरफ से सख्ती से इसमें कोई कार्रवाई नहीं की गई। ग्रामीणों का कहना है कि सिर्फ 2 लोगों का चालान काटा गया है, जो कि एक पर्याप्त कार्रवाई नहीं है। पुलिस पर आरोप लगाया गया है ग्रामीणों की तरफ से। खबर औरैया से, जहां रिश्तों को शर्मसार करने का मामला सामने आया है। एक चाचा ने 200 रुपए के विवाद में भतीजे को चाकू मारकर घायल कर दिया और घायल की इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने मामले की शिकायत मिलने के बाद हत्या आरोपी चाचा को पकड़ने के लिए टीम का गठन कर दिया है। बता दें कि पूरा मामला देबियापुर थाना क्षेत्र के खुजवैया गांव का है। तो आपको बता दें कि रिश्तों को शर्मसार करने वाली एक घटना हुई है, जहां पर 200 रुपए के लिए चाचा और भतीजे में विवाद हो गया और चाचा ने भतीजे पर चाकू से वार कर दिया और जिसके बाद भतीजा घायल हो गया। घायल को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन अस्पताल में उसके इलाज के दौरान मौत हो गई। तो ये कितना भयंकर आप समझ सकते हैं कि ये रिश्तों को शर्मसार करने वाली घटना आखिर हम क्यों कह रहे हैं कि एक मात्र 200 रुपए के लिए कैसे एक चाचा ने अपने ही भतीजे पर चाकू से वार कर दिया, और वो भी इतना गहरा कि इलाज के दौरान भतीजे की मौत हो गई। सिर्फ 200 रुपए के विवाद में एक भतीजे की जान चाचा ने ले ली। कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत बड़ी घटना ये है, क्योंकि इससे पता चलता है कि लोगों की मानसिकता किस तरीके से खराब हो गई है और कहाँ एक छोटे से विवाद के चलते चाचा ने अपने ही भतीजे की जान ले ली। वहीं झांसी नारायण बाग इलाके में 2 गुटों में कहासुनी के बाद विवाद हो गया। दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले। बताया जा रहा है कि दोनों पक्ष एक मैदान में क्रिकेट खेलने आए थे और दोनों में मामूली कहासुनी हुई। कहासुनी के बाद मारपीट तक बात पहुंच गई, जिसके बाद दोनों पक्षों ने जमकर लाठी डंडे चलाए, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर अब वायरल हो रहा है। दोनों पक्षों में हुई लड़ाई में 2 युवकों को गंभीर चोट आई, तो वहीं मामले की जानकारी पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी। लेकिन तस्वीरें आप देखिए कि किस तरीके से हम अभी रिश्तों के शर्मसार होने की खबर आपको दिखा रहे थे। वहीं झांसी की ये तस्वीर भी हैरान करने वाली है कि जरा से विवाद को लेकर किस तरीके से लाठी डंडे दोनों पक्ष चला रहे हैं और ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। हैरान करने वाली बात है कि छोटे से विवाद को लेकर आज इंसान अपना विवेक इस कदर खो देता है कि वो सही और गलत का फैसला लेने में सक्षम नहीं हो पाता। और ऐसी ही तस्वीरें जिसके बाद सामने आती हैं, चाहे झांसी की ये घटना है या इससे पहले की घटना हम आपको बता रहे थे, तस्वीरें देखकर हैरान करने वाली चीज है क्यों जरा सी बात भी इतनी बड़ी हो जाती है कि लोग हथियार का इस्तेमाल करने से भी बाज नहीं आते। चलिए बात करेंगे अब मौसम की। देश के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी जारी है। जम्मू कश्मीर में मंगलवार को मौसम के बदलते ही मिजाज में घाटी में ताज़ा बर्फबारी देखने को मिली। जम्मू संभाग के कई हिस्सों में बारिश से तापमान में गिरावट आई और श्रीनगर में दिन में आधा घंटा हुई बर्फबारी से शहर के आसपास की पहाड़ियां सफेद चादर में लिपट गई और श्रीनगर में बर्फबारी के बाद चारों तरफ बर्फ की मोटी परत बिछ गई है। तस्वीरें आप देख सकते हैं बर्फबारी किस तरीके से श्रीनगर में हो रही है। लगातार मौसम का मिजाज बदल रहा है और ऐसे में बर्फबारी ने जहां पर्यटकों के चेहरे पर मुस्कान ला दी है, वहीं आम जनता के लिए परेशानी का सबब बन गई है, क्योंकि मौसम बदल रहा है और ऐसे में जो आम लोग हैं, जो स्थानीय लोग हैं, उनको काफी परेशानी का सामना ऐसी जगहों पर करना पड़ता है। बर्फबारी आप देख रहे हैं, इसकी वजह से उड़ानें भी रद्द कर दी गई हैं। जो पर्यटक अभी कश्मीर जाना चाहते थे, श्रीनगर जाना चाहते थे, लेकिन बदले मौसम की वजह से अभी फ्लाइट्स जो है वो रद्द कर दी गई हैं। उड़ानें रद्द होने की वजह से लोग वहां नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन
मौसम का मिजाज बदलने के बाद भारी बर्फबारी वहां पर हो रही है। श्रीनगर समेत कश्मीर के कई इलाकों में ये बर्फबारी हो रही है और बर्फबारी ने आम जनता को, जो स्थानीय लोग हैं, उनको परेशान कर दिया। लेकिन पर्यटकों के चेहरे पर एक मुस्कान ला दी है, क्योंकि जो लोग अभी भी बर्फबारी का आनंद लेने के लिए इस तरीके से जाना चाहते हैं, उनके लिए एक अच्छा मौका है। लेकिन आपको ये बता दें कि सभी उड़ानें रद्द कर दी गई हैं मौसम को देखते हुए। तो मौसम में बदलाव हुआ है। श्रीनगर के साथ साथ कश्मीर के कई इलाकों में जमकर बर्फबारी हो रही है, जिसकी वजह से उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। अगर आप वहां जाने का मन बना रहे हैं तो ये जरूर ध्यान रखें कि फिलहाल बदले मौसम के मिजाज की वजह से उड़ानें रद्द हैं और कुछ वक्त बाद ही आप वहां पर जा पाएंगे। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए FM न्यूज़। नमस्कार।